हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल एजुकेशन ऑन ग्राउंड पर। तो जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा विविधता एवं भेदभाव के बारे में, इस लेक्चर में हम चर्चा करने वाले हैं सरकार। सरकार क्या है, उसके कार्य क्या है, और इसके साथ साथ सरकार और कानून, सरकार के स्तर और सरकार के रूप, और इसके साथ ही लोकतांत्रिक सरकार क्या है तथा अन्य देशों में सरकार कौन कौन सी है। इसके साथ साथ कुछ हम इसके क्वेश्चन को भी देखने वाले हैं इस लेक्चर में। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले सरकार की। तो आइए हम लोग बात करते हैं सरकार की। हर देश को विभिन्न निर्णय लेने एवं काम करने के लिए सरकार की जरूरत होती है। सबसे पहले आप देखेंगे सरकार। सरकार के लिए क्या चीज चाहिए आपको? निर्णय लेने एवं कार्य करने के लिए। सबसे पहले निर्णय लेने एवं कार्य करने के लिए हमें सरकार की आवश्यकता होती है। ये निर्णय कई विषयों से संबंधित हो सकते हैं। ये निर्णय जो लिया जाएगा ये कई विषय से संबंधित हो सकते हैं। सड़कें, स्कूलें कहाँ बनाए जाए, इसके साथ साथ बहुत ज्यादा महंगी अगर कोई चीज हो गई है उसकी दाम को कैसे घटाया जाए, और इसके साथ ही बिजली अथवा आपूर्ति कैसी बढ़ाई जाए। और सरकार कई सामाजिक मुद्दे पर भी कार्य करती है। इसके साथ सामाजिक मुद्दे भी है जिसमें आप देखेंगे कि सरकार गरीबों के लिए मदद करने की एक कार्यक्रम जारी करती है, और इसके अलावा वो डाक एवं रेल जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध कराती है। अब हम बात करते हैं सरकार का काम देश की सीमाओं की सुरक्षा करना और दूसरे देशों से शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखना भी है। सरकार का एक कार्य क्या होता है? देश की सीमाओं की रक्षा करना, देश की सीमाओं की रक्षा करना, रक्षा करना। और इसके साथ यह है कि विदेशों से अच्छे संबंध बनाए रखना, अच्छे संबंध बनाए रखना। ये तो है सरकार के कार्य। इसके साथ क्या कार्य करती है सरकार? उसकी जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करना है कि देश के सभी नागरिकों को पर्याप्त भोजन, और वो अपने देश के लिए क्या कर सकती है? सभी नागरिकों को पर्याप्त भोजन एवं अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिले। इसके साथ क्या होती है? सभी नागरिकों को पर्याप्त भोजन और अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं। ये सभी सरकार के कार्य होते हैं। इसके साथ साथ जब प्राकृतिक विपदा घेरती है, तो जैसे सुनामी या भूकंप, तो मुख्य रूप से सरकार ही पीड़ित लोगों की सहायता करती है। और कोई भी प्राकृतिक आपदा आए, जैसे भूकंप हो गया, सुनामी हो गया, कोई भी प्राकृतिक आपदा हो आपके लिए, जिसमें बाढ़, सूखा कोई भी हो, उसमें सरकार ही मदद या सहायता करती है। अगर कहीं कोई विवाद होता है, तो कोई अपराध करता है तो न्यायालय ही उसे ले जाया जाता है। न्यायालय ही सरकार का रूप है। और अपराध होता है तो लोग किसी भी तरह का अगर अपराध करते हैं वो न्यायालय की तरफ जाते हैं, और न्यायालय भी एक सरकार का रूप है। न्यायालय इसमें क्या है? एक तरह से सरकार का रूप है। न्यायालय भी एक सरकार का ही रूप है जी। अब बात करते हैं एक इसके आगे क्या क्या कार्य करने वाली है। शायद आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि इतना सरकार सब कुछ कैसे करती है। इसके लिए आपको आश्चर्य हो सकता है ये सब सरकार कैसे करती है, लेकिन सरकार के लिए इन कामों को करना क्यों जरूरी भी है ये भी हम आप जान लें। जब लोग इकट्ठे रहते हैं और कोई काम करते हैं तो कुछ हद तक एक व्यवस्था की जरूरत होती है। हम आज जब इकट्ठे रहेंगे, कोई कार्य करेंगे, तो हमें आपको क्या चाहिए? एक व्यवस्था की हमें आपकी जरूरत होती है। इस व्यवस्था में क्या होता है? जिससे आवश्यक निर्णय लिए जा सके। इसके जरिए से क्या हो? ये व्यवस्था जो बने, इससे हम लोग क्या लेंगे? आवश्यक निर्णय, जो हमारे आपके सहयोग या हमारे आपके लाभ के लिए कोई चीज हो, तो उसकी हम निर्णय लेते हैं एक व्यवस्था के तहत। इसमें क्या चीजें होती है? और कुछ नियमों को जिसकी जरूरत होती है सब पर लागू हो जाते हैं, और इसमें से ऐसे नियम है जिसपे सब पर लागू हो जाती है। उदाहरण के लिए संसाधनों के नियंत्रण और देश की सीमा की सुरक्षा की जरूरत होती है, ताकि लोग सुरक्षित महसूस करें। मतलब ये हुआ कि इसके साथ साथ संसाधनों के नियंत्रण और देश की सीमा की सुरक्षा के लिए
और इसके साथ साथ देश की सीमा के सुरक्षा के लिए। ये चीजें होती हैं जिससे हम क्या हो सुरक्षित महसूस कर सकें। ये सभी इसके आवश्यक निर्णय में आती हैं। जैसे वो संसाधन में नियंत्रण, किस प्रकार से संसाधन का वितरण किया जाए, जैसे पानी कहाँ कितनी आवश्यकता है, इसके साथ भोजन की आवश्यकता कितनी कहाँ है, इसके साथ साथ विद्यालय की कहाँ आवश्यकता है, और सड़क रेलवे ट्रैक की कितनी आवश्यकता है। इन सब के बारे में सरकार ही चर्चा करती है और उसकी निर्णय लेती है। और वह सरकार जो है देश की सीमाओं को भी नियंत्रण में रखता है कि विदेशों से उसके साथ संपर्क भी अच्छे हो। इसके साथ साथ वो विदेशी आक्रमण से देश की हिफाजत करे, जिससे वो सीमाओं का नियंत्रण और उस पर अपना सुरक्षा स्थापित करने की कोशिश करता है। अब हम बात करते हैं इसके आगे। वह नियम बनाती है, निर्णय लेती है और अपनी सीमा में रहने वालों को पर उन्हें लागू करती है। सरकार क्या करता है, सबसे पहली बात जिससे हमने बताया कि वो निर्णय का कार्य करती है। इसी तरह से वह नियम बनाती है, नियम बनाना और निर्णय लेना, नियम बनाना और निर्णय लेना, और इसके साथ साथ अपने देश के लोगों पर उसे लागू करना, अपने देश के लोगों पर उसे लागू करना, इसे लागू करना। ये तो आप तरह से देखेंगे, एक तरह से सरकार की बात हुई कि वो क्या क्या चीजें करती है। वो नियम बनाती है, निर्णय लेती है और अपनी सीमा में जो देश के अंदर रहते हैं उन लोगों पर ये निर्णय या नियम को लागू करती है। अब हम बात करते हैं सरकार के स्तर की, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए जिससे हम इसके आगे चर्चा करें सरकार की स्तर क्या क्या है। जी, तो आइए हम लोग देखते हैं सरकार के स्तर के बारे में। सरकार के सब कितने स्तर हैं इसके बारे में आइए चर्चा करते हैं। आप हेडिंग डाल लीजिए सरकार के स्तर, सरकार के स्तर, ये रहा आपका सरकार के स्तर। अब बात करते हैं, जब आपको पता है कि सरकार कितनी सारी अलग अलग चीजों के लिए जिम्मेदार है, तो क्या आप सोच सकते हैं कि सरकार ये सारे इंतजाम कैसे करती है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि सरकार जब इतनी कार्य को कर रही है, जो देश की सीमाओं की रक्षा करना और इसके साथ साथ विदेशों में अच्छे संबंध बनाना और भोजन, इसके साथ साथ रोटी कपड़ा मकान कह लीजिए, और यहाँ तक कि रोजगार के बारे में भी, और अपराध में जो संलिप्त है और अपराध से बचाने का कार्य, न्यायालय का कार्य और अन्य कार्य जो भी सरकार करती है, वो सब किस हिसाब से करे या किस इंतजाम से करे, इसके बारे में अगर हम आप न जाने तो उसके बारे में आगे चर्चा किया गया है। तो जान लीजिए कि दरअसल सरकार अलग अलग स्तरों पर कार्य करती है। सरकार क्या कहती है, अलग अलग स्तर पर कार्य करती है, जिसे आप देखेंगे सब 3 स्तर होते हैं, स्थानीय स्तर, राज्य के स्तर और इसके साथ साथ राष्ट्रीय स्तर। हम बात करते हैं 3 स्तरों की। एक है हमारी स्तर स्थानीय स्तर पर, उसके बाद है राज्य स्तर पर, इसके साथ साथ हमारा है राष्ट्रीय स्तर पर। ये सभी 3 स्तर होते हैं सरकार के। राष्ट्रीय स्तर पर ये 3 स्तर हैं इसके, 1 2 और इसके साथ साथ 3। इसे हम एक तरह से इस डायग्राम में भी देख सकते हैं कि वो किस प्रकार से कार्य करता है। सबसे पहले आप ये और ये, आपका सबसे ऊपर का जो होता है वही होता है आपका राष्ट्र के स्तर का, और इसके बाद आपका जो होता है वो राज्य के स्तर का होता है, और सबसे नीचे जो होता है वही आपका होता है स्थानीय स्तर का, डी। इसके बारे में किसी दिन आने वाले वीडियो में चर्चा करेंगे आपसे। अब हम बात करते हैं स्थानीय स्तर का मतलब क्या होता है। स्थानीय स्तर का मतलब होता है आपके गांव शहर या मोहल्ले से है। स्थानीय स्तर जो होता है आपका वो आपके शहर गांव या मोहल्ले से उसका मतलब होता है। और राज्य स्तर का मतलब होता है जो पूरे राज्य को ध्यान में रखे, जैसे हरियाणा हो गया, असम हो गया, यूपी बिहार हो गया, इन सब की सरकार की व्यवस्था किस प्रकार से की जाए, ये राज्य की बात हो गई। अब उसके बाद हम बात करते हैं राष्ट्रीय स्तर की सरकार का संबंध पूरे देश से होता है, और इसके साथ साथ देश की सीमाओं और देश के साथ विदेशों में कैसा संबंध है, इन सब के बारे में राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा की जाती है। इस किताब में हम आगे चलकर बात करेंगे। आइए देखते हैं हम सरकार एवं कानून के बारे में। इससे पहले आप देखेंगे एक मैप बना है जो इंडिया का मैप है। इसमें आप देखेंगे उसके नीचे 2 चीजें बहुत महत्वपूर्ण है, उसको आप नोट डाउन कर लीजिए। एक है आंध्र प्रदेश राज्य के पुनर्गठन के बाद 2 जून 2014 को तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना। आप देख सकते हैं कि आंध्र प्रदेश के पुनर्गठन के बाद 2 जून 2014 ये आपका क्या 29वां राज्य, कौन सा राज्य 29वां, क्या नाम है उसका, तेलंगाना। जी, अब इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद आप एक चीज को नोट डाउन कर लीजिए। दूसरी चीज आपकी क्या है कि 31 अक्टूबर
2019 को क्या हुआ, 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर राज्य, जो जम्मू कश्मीर राज्य था हमारा, अलग होकर दो केंद्र शासित प्रदेशों में बट गया। एक आपका है जम्मू कश्मीर और इसके बाद दूसरा आपका है लद्दाख। ये दोनों क्या है, ये दोनों आपके हैं केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश। इसे भी आप नोट डाउन कर लीजिए। इसके आगे हम बात करते हैं सरकार एवं कानून के बारे में, कि सरकार और कानून क्या चीज है। जी, आइए हम लोग बात करते हैं सरकार और कानून। आप हेडिंग डाल लीजिए सरकार और कानून। आइए, सरकार ही कानून बनाती है और देश में रहने वाले सभी लोगों पर कानून मानने होते हैं। जी, सरकार कानून बनाती है, इसके साथ साथ देश में जो लोग रहते हैं उन कानूनों को मानना भी पड़ता है। केवल यही वह तरीका है जिससे सरकार काम कर सकती है, यही एक तरीका है जिससे सरकार कार्य कर सकती है। वो कानून बनाए और उसको उसके लोग, जो उसके जनता है या उसके देश के जो लोग हैं उसे माने। यही तरीका है जिससे वो काम करती है। सरकार के पास जैसे कानून बनाने की ताकत होती है, वैसे ही यह भी ताकत होती है कि लोगों को कानून मानने के लिए बाध्य कर सके। सरकार के पास जिस तरह से कानून बनाने की ताकत है, उसी प्रकार से उसके पास यह भी शक्ति होती है कि वो लोगों को अपने कानून को मानने के लिए बाध्य कर सके। उदाहरण के लिए एक कानून है कि गाड़ी चलाने वाले के पास लाइसेंस होना चाहिए। एक एग्जांपल आप ले सकते हैं कि किसी एक व्यक्ति के पास गाड़ी चलाने के लिए लाइसेंस होना चाहिए, लेकिन अगर इसके पास लाइसेंस नहीं है तो उसमें सरकार कर क्या सकती है, अगर गाड़ी चलाने वाले के पास लाइसेंस नहीं है तो सरकार या तो जुर्माना लगा सकती है या फिर उसे जेल की सजा दे सकती है। हम बात करते हैं सरकार जो कार्रवाई कर सकती है, उसके अलावा अगर लोगों को लगे कि किसी कानून का ढंग से पालन नहीं हो रहा है तो वे भी कुछ कदम उठा सकते हैं। जैसे लोगों को ये लगे कि कानून का ढंग से पालन नहीं हो रहा है तो आप भी कोई कदम उठा सकते हैं, इसके बारे में बताया गया है। उदाहरण के लिए अगर किसी व्यक्ति को यह लगे कि उसके धर्म या जाति के कारण किसी नौकरी में नहीं लिया गया, इसका अर्थ यह हुआ कि किसी को उसके धर्म या जाति की वजह से उसे नौकरी में नहीं लिया गया, तो वो क्या करे, वो न्यायालय जा सकता है और यह दावा कर सकता है कि कानून का पालन नहीं हो रहा है। न्यायालय आदेश देगा कि क्या कदम उठाने की जरूरत है। अब इसके आगे हम बात करते हैं सरकार के प्रकार की। इससे पहले सरकार एवं कानून के बारे में आप 2-3 पॉइंट लिख सकते हैं कि सबसे पहले ये क्या होती है कि सरकार जो है कानून बनाती है, सरकार कानून बनाती है। इसके साथ साथ सरकार कानून लागू करने के लिए लोगों को बाध्य करती है। अब इसके आगे आप देखिए, न मानने पर कानून, एक तरह से आप इसको लीजिए, कानून न मानने पर आप देखिए, कानून न मानने पर क्या कार्य कर सकती है, वो जुर्माना अथवा सजा दे सकती है। जी, सकती है। ये चीजें होंगी आपकी। इसके साथ साथ अब ये होता है कि हो सकता है कि कानून का पालन न हो रहा हो, कानून का पालन न हो रहा हो। अब क्या करेंगे हम, आप कानून का अगर पालन नहीं हो रहा है, जैसे कि किसी को जाति अथवा धर्म के आधार पर नौकरी नहीं दी, इसमें आप क्या कर सकते हैं, इसमें आप ये कर सकते हैं कि हम न्यायालय जा सकते हैं, न्यायालय से कानून पालन करवाने के लिए कह सकते हैं, कह सकते हैं। इसके आगे, और न्यायालय क्या करता है, न्यायालय कानून को
कानून को पालन करवाने के लिए पालन करवाने के लिए करवाने के लिए आदेश दे सकती है, आदेश दे सकती है। जी, करवाने। ये हुई आपके शब्द सरकार और कानून के बारे में। अब हम आगे चर्चा करेंगे सरकार के प्रकार की, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। जी, अब आगे बात करते हैं सरकार। चलिए तो बात करते हैं सरकार के प्रकार। सरकार के प्रकार, आइए देखते हैं सरकार के कितने प्रकार होते हैं। सरकार के प्रकार, सरकार को निर्णय लेने और कानूनों का पालन करवाने यानी उन्हें बाध बनाने की शक्ति कौन देता है? ये एक सवाल है कि जो निर्णय लेते हैं और जो कानून पालन करवाते हैं सरकार, उसकी शक्ति कौन देता है? इस प्रश्न का उत्तर इस बात पर निर्भर है कि उस देश में कैसी सरकार है। लोकतंत्र में तो लोग ही सरकार को यह शक्ति देते हैं। एक इसमें एक सवाल आया है लोग, इससे पहले आप कर सकते हैं लोकतंत्र। लोकतंत्र, जी, लोकतंत्र में क्या होता है कि लोग जो है कि ये शक्ति देते हैं कि सरकार कोई नियम या निर्णय बनाए और उसके अनुसार उसका पालन भी करवाए। ये लोकतंत्र में ऐसा होता है कि लोग ये शक्ति देते हैं। ऐसा लोग चुनाव के माध्यम से करते हैं। लोग ऐसा कैसे करते हैं? चुनाव के माध्यम से। वे अपनी पसंद के नेता को वोट देकर चुनते हैं। एक बार चुन लिए जाने के बाद यही लोग सरकार बनाते हैं। जी, ये किस माध्यम से होता है? ये आपका चुनाव के माध्यम से होता है। चुनाव के माध्यम से हम नेता को वोट देंगे, नेता को वोट, और नेता ही क्या करेगा? नेता ही सरकार बनाएगा, यही सरकार का निर्माण करेगा। और इसके साथ साथ क्या होगा? ये चुन लिए जाते हैं, सरकार बनाते हैं। लोकतंत्र में सरकार को अपने निर्णयों एवं उठाए गए कदमों का आधार बताना होता है और सफाई देनी होती है। लोकतंत्र में ये चीज होती है कि निर्णयों एवं उठाए गए कदमों पर, निर्णयों, अगर लोकतंत्र में किसी प्रकार का निर्णय लिया गया है या एवं उठाए गए कदम, कोई भी कदम उठाए गए कदम, तो इन सब के बारे में क्या होता है? वो पब्लिक से, जिसे जनता, जिसने वोट दिया उनको, उन्हें क्या होता है? लोगों को बताना होता है। इसको इस तरह से मारिए आप, बताना होता है, बताना होता है। इसके साथ साथ इसकी सफाई भी देनी पड़ती है, सफाई भी देनी होती है लोगों को ही, क्योंकि उन्होंने ही वोट दिया और उन्हें चुना हुआ है। ये एक तरह से लोकतंत्र में ऐसी चीज होती है। ये सभी चीजें किसमें होती है? आपकी लोकतंत्र में। लेकिन एक दूसरी तरह की सरकार होती है जिसे राजतंत्री सरकार कहते हैं। ये एक तरह से आप देखिए, एक दूसरी तरह की सरकार होती है जिसे आप कहते हैं राजतंत्रीय सरकार। ये देखिए क्या चीज होती है? राजतंत्रीय सरकार। इसमें आप देखेंगे कि इसमें राजा या रानी के पास निर्णय लेने और सरकार चलाने की शक्ति होती है। इसमें या तो आप देखेंगे राजा होगा या फिर रानी होगी, यही सरकार चलाते हैं और उनके पास शक्ति भी होती है और निर्णय लेने की भी शक्ति होती है। राजा के पास सलाहकारों का एक छोटा समूह होता है जिससे वह विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करता है। अंतिम निर्णय लेने की शक्ति उसी के पास रहती है, अर्थात अंतिम निर्णय की शक्ति जो होती है वो राजा के पास होती है। अंतिम निर्णय आप देखेंगे तो वो किसके पास होती है? राजा के पास, राजा या रानी, आप इसमें ही डाल सकते हैं, राजा या रानी के पास अंतिम निर्णय की शक्ति होती है। और इसके साथ साथ इनके पास एक सलाहकार बोर्ड होता है, सलाहकार बोर्ड भी होते हैं जो राजा या रानी को क्या करते हैं? सलाह देते हैं, एक तरह से सलाह देना। और इसके साथ साथ बाध्य नहीं है, ये इसका बाध्य नहीं है। राजा या रानी इस सलाह को मानने हेतु बाध्य नहीं है। अब आगे हम बात करते हैं कि राजा या रानी को निर्णय का आधार बताना और इसके साथ साथ निर्णयों की सफाई देने की भी जरूरत नहीं है। राजा या रानी में क्या होता है कि जो उन्होंने निर्णय में
इधर आपने देखा कि इसमें आधार बताना होता है और इसके साथ साथ उठाए गए कदम और आधार और सफाई भी देनी होती है। लेकिन राजतंत्र में क्या होता है, आधार बताना और उठाए गए कदम की सफाई, उठाए गए कदम की सफाई देना नहीं होता। इन दोनों को ये राजतंत्र में नहीं होता कि आप इस निर्णय का आधार बताएं, इसके साथ जो कदम उठाए उसको भी उसकी सफाई दे, ऐसी चीजें राजतंत्र में नहीं होती। बल्कि इसके अपोजिट आप लोकतंत्र में देखेंगे कि वो पब्लिक को इसके बारे में बताना होता है, जो उन्होंने कदम उठाए, जो निर्णय लिए, उसका आधार भी बताना होता है। अब हम बात करते हैं लोकतांत्रिक सरकार। लोकतांत्रिक सरकार क्या चीज है? जैसा कि हम आप जानते हैं, भारत एक लोकतंत्र है। इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को पाने के लिए हमने बड़ी लंबी लड़ाई लड़ी है। जिस तरह से, आइए इसको पहले मिटा दें। अब हम बात करते हैं लोकतांत्रिक सरकार की। तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिए, लोकतांत्रिक सरकार। लोकतांत्रिक सरकार जी। अब देखिए ये क्या चीज है, भारत एक लोकतंत्र है। इस लोकतंत्र व्यवस्था को पाने के लिए हमने लंबी लड़ाई लड़ी है। लोकतंत्र जो भारत है, इसकी व्यवस्था को पाने के लिए हमने बड़ी लंबी लड़ाई लड़ी है। आज से हम अगर 100 साल पीछे जाए तो 1928 में एक कमीशन आया था जिसका नाम था साइमन कमीशन, जिसके बारे में ये चर्चा था कि ये एक तरह से ऐसा कानून था जो कि भारतीयों पर ही लागू होने वाला था, लेकिन एक ऐसी तरह की व्यवस्था इसमें थी कि एक भी बात की नहीं था। तो इस तरह से हम किस प्रकार से प्रताड़ित किए गए हैं या शोषित किए गए हैं कि हम आप इसको खुद समझ सकते हैं। इसलिए अब हम बात करते हैं कि लोकतंत्र क्या है और इसको हमने कितनी लड़ाई और कितनी मुशक्कत से पाया है, इसके बारे में आइए चर्चा करते हैं। संसार में और भी कई देश हैं जहां लोगों ने लोकतंत्र लाने के लिए संघर्ष किए हैं। ऐसे बहुत से देश हैं जहां लोकतंत्र लाने के लिए संघर्ष किया गया है। ऊपर बताया जा चुका है कि लोकतंत्र की मुख्य बात यह है कि लोगों के पास अपने नेता को चुनने की शक्ति होती है। इसलिए एक अर्थ में लोकतंत्र लोगों का ही शासन है। लोकतंत्र का अर्थ क्या होता है? लोगों का ही शासन, लोगों का ही शासन जी। ये होता है एक तरह से लोकतंत्र, लोगों का ही शासन होता है। इसमें लोकतंत्र में मूलभूत विचार यह है कि लोग नियमों को बनाने में भागीदार बनकर खुद ही शासन करें। इसमें क्या होता है, आप नियमों को बनाने में भागीदार बनते हैं, नियमों को बनाने में भागीदार बनते हैं जी। इसमें आप नियमों को बनाने में ही खुद भागीदार बनते हैं। और इसके साथ साथ आज के समय में लोकतांत्रिक सरकार को प्रायः प्रतिनिधि लोकतंत्र कहते हैं। प्रतिनिधि लोकतंत्र, एक चीज आपके सामने आया है, प्रतिनिधि लोकतंत्र। प्रतिनिधि लोकतंत्र। अब हम बात करते हैं प्रतिनिधि लोकतंत्र क्या चीज होती है। आज का जो ये निर्णय है, एक तरह से आज के समय में लोकतांत्रिक सरकार को प्रायः प्रतिनिधि लोकतंत्र कहते हैं। प्रतिनिधि लोकतंत्र में लोग सीधे भाग नहीं लेते। प्रतिनिधि लोकतंत्र जो है, इसमें लोग सीधे भाग नहीं लेते, बल्कि चुनाव की प्रक्रिया के द्वारा अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। इस तरह से हम चुनाव प्रक्रिया द्वारा सीधे भाग नहीं लेना, इसमें आप लिख सकते हैं सीधे भाग नहीं लेना, बल्कि चुनाव की प्रक्रिया से अपने प्रतिनिधि अथवा नेता, इसको आप नेता भी कह सकते हैं, नेता को चुनना जी। ये होता है वर्तमान की लोकतांत्रिक व्यवस्था, ज्यादातर इसी पर आधारित है कि ये बल्कि चुनाव प्रतिनिधि को खुद चुनते हैं और ये प्रतिनिधि मिलकर सारी जनता के लिए निर्णय करते हैं। यही प्रतिनिधि जो चुने गए हैं, ये मिलकर पूरे जनता के निर्णय के लिए कार्य करते हैं। और आजकल कोई भी सरकार अपने आप को तब तक लोकतांत्रिक नहीं कह सकती जब तक वह देश के सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार न दे दे। लोकतांत्रिक कोई देश तभी कही जाएगी जब वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार
लोकतंत्र की सबसे लोकतंत्र की सबसे अहम बुनियाद यही माना जाता है। लोकतंत्र की अगर हम लोग बात करें तो सबसे अहम बुनियाद यही माना जाएगा कि वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार होना चाहिए। इससे पहले अगर वोट देने का अधिकार नहीं है तो इसका अर्थ यह होगा कि वो एक तरह से लोकतांत्रिक सरकार नहीं मानी जाएगी। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं था। लेकिन अगर हम बात करें तो ये जो आज वोट देने का अधिकार है, ये हमेशा ऐसा नहीं था। क्या आप विश्वास कर सकते हैं कि एक ऐसा समय था जब लोकतांत्रिक सरकारें औरतों और गरीबों को चुनाव में भाग नहीं लेने देती थी? जी, इससे पहले क्या था कि गरीबों और औरतों को लोकतांत्रिक सरकार में चुनाव में भाग लेना नहीं दिया जाता था। लेकिन अपने शुरुआती दौर में सरकारें केवल उन्हीं पुरुषों को वोट देने देती थी जो पढ़े लिखे थे और जिनके पास अपनी संपत्ति होती थी। कैसे लोगों को वोट देने का मौका मिलता था? जो पढ़े लिखे थे और जिनके पास संपत्ति होती थी। इसका मतलब था कि औरतों, गरीबों और अशिक्षितों को वोट देने का अधिकार नहीं था। इसका अर्थ यह हुआ कि आज से सैकड़ों वर्ष पहले बहुत सी ऐसी सरकारें थी, बहुत सी ऐसी लोकतांत्रिक सरकार बनी, अन्य देशों की भी और अपने भी देशों के, जिसमें औरतों, गरीबों और अशिक्षितों को वोट देने का अधिकार नहीं था। लेकिन ऐसी स्थिति में देश उन्हीं नियमों के सहारे चलते थे जो ये गिने चुने पुरुष बनाते थे। ऐसी स्थिति में जब गरीब या फिर एक तरह से औरतें या फिर जो भी अन्य लोग हैं जो अशिक्षित हैं, उन लोगों को अगर वोट देने का अधिकार नहीं मिलता था तो देश ऐसी ही स्थिति में चलती थी जो गिने चुने पुरुष बनाते थे। भारत में आजादी से पहले बहुत ही कम लोगों को वोट देने का अधिकार था। भारत जब आजादी के समय आया उससे पहले ज्यादातर बहुत कम लोगों को वोट देने का अधिकार था। इसलिए जनता ने संगठित होकर एक अधिकार की मांग की। जनता जो हुई संगठित हुई और इस अधिकार की मांग की कि वो वोट देने का अधिकार प्राप्त कर सके। गांधी जी समेत कई नेताओं ने इस अन्यायपूर्ण व्यवहार का विरोध किया। गांधी जी भी इसमें शामिल थे। इस जो अन्यायपूर्ण व्यवहार हुआ करता था इसके विरोध में वो भी इसमें शामिल थे और उन्होंने भी जोर शोर से यह मांग उठाई। 1931 में यंग इंडिया पत्रिका में लिखते हुए गांधी जी ने कहा था कि 1931 में गांधी जी ने यंग इंडिया पत्रिका लिखा जिसमें उन्हें बताया, मैं यह विचार सहन नहीं कर सकता कि जिस आदमी के पास संपत्ति है वह वोट दे सकता है। गांधी जी कह रहे हैं कि मैं यह विचार नहीं सहन कर सकता कि जिस आदमी के पास संपत्ति है वह वोट दे सकता है, लेकिन वह आदमी जिसके पास चरित्र है पर संपत्ति या शिक्षा नहीं। एक ऐसा भी व्यक्ति हो सकता है जिसके पास चरित्र हो लेकिन शिक्षा और संपत्ति न हो तो वह वोट नहीं दे सकता। ऐसे विचार से गांधी जी सहमत नहीं थे। या जो दिन भर अपना पसीना बहाकर ईमानदारी से काम करता है वह वोट दे नहीं सकता क्योंकि उसे गरीब आदमी होने का गुनाह किया। गांधी जी ने कहा, यह वह व्यक्ति जो ईमानदारी से कार्य करता है और अपना पसीना बहाता है वह वोट नहीं दे सकता क्योंकि उसने गरीब होने का एक तरह से गुनाह किया है। इसलिए इस वोट न देने के अधिकार से गांधी जी पूरी तरीके से असंतुष्ट थे। तो ये रही सरकार के बारे में चर्चा। अब हम बात करते हैं वोट देने के अधिकार के बारे में। एक बॉक्स है जिसमें आप देखेंगे कि वोट देने के अधिकार की चर्चा की गई है। संसार में कहीं भी सरकारों ने स्वेच्छा से अपनी शक्ति लोगों के साथ नहीं बांटी है। ये बात बिल्कुल सही है कि कोई भी सरकार हो या कोई भी व्यक्ति है जो स्वेच्छा से अपनी शक्ति को नहीं बांट सकता। देखिए, शक्ति बांटने की दो ही फंडा होती है। एक ये, या तो कोई उससे फायदा हो, जैसे कि ये हम अगर अपना पावर या पूरे सरकार या कोई भी या आप या कोई भी ले लीजिए आप, वो अपनी शक्ति तभी बांटेगा, तभी उसमें सहभागिता स्थापित करने की कोशिश करेगा जब उसके साथ दो चीजें हो। पहली ये कि वो अपने इसके जरिए से, पहली ये कि उसको इसका फायदा हो। इसका अर्थ यह हुआ कि कोई ना कोई उससे फायदा हो, और दूसरा ये या उसकी मजबूरी हो। दो ही चीजों से कोई अपनी शक्ति को बांट सकता है, एक फायदे की वजह से, दूसरी मजबूरी की वजह से। तो संसार में कहीं भी सरकारों ने स्वेच्छा से अपनी शक्ति लोगों के साथ नहीं बांटी है। पूरे यूरोप और अमेरिका में महिलाओं और गरीबों को सरकार के कार्यों में भागीदारी के लिए संघर्ष करना पड़ा। यूरोप और अमेरिका जो कि बहुत डेवलप कंट्री कही जाती है, वहां भी महिलाओं और गरीबों को सरकार के कार्यों में भागीदारी के लिए संघर्ष करना पड़ा। महिलाओं द्वारा मताधिकार के लिए किए गए संघर्ष ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान और मजबूती पकड़ी। ये जो कार्य किए गए मताधिकार का महिलाओं द्वारा वो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान और भी मजबूती पकड़ी। इस आंदोलन में महिला मताधिकार आंदोलन कहते हैं। यह आंदोलन जो हुआ उसे क्या कहा जाता था? महिला मताधिकार आंदोलन। इसे इंग्लिश में कहते हैं सफरेज मूवमेंट। सफरेज का अर्थ होता है कि वोट देने का अधिकार। युद्ध के दौरान बहुत से पुरुष लड़ाई में थे, इसलिए महिलाओं को उन कामों को करने के अवसर मिला या बुलाया गया जो पहले पुरुषों को काम माने जाते थे। जब महिलाओं ने विभिन्न प्रकार के काम और उनकी व्यवस्था करना शुरू किया तो लोगों को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि उन्होंने महिलाओं और उनकी क्षमताओं के बारे में
क्यों इतनी गलत रूढ़िबद्ध धारणाएं बना रखी थी। जैसा कि मैंने इससे पहले आपने देखा था, विविधता में चर्चा किया था रूढ़िबद्ध धारणाओं के बारे में। ये लोगों ने बना रखा था कि महिलाएं ऐसी कार्य ये कार्य नहीं कर सकती। ये एक तरह से निगेटिव राय होती थी, जिसकी चर्चा मैंने पहले ही कर चुका। रूढ़िबद्ध धारणाएं बना रखी थी, ये बात हुई। इसके बाद महिलाएं ये काम कर नहीं सकती थी, यही रूढ़िबद्ध धारणाएं थी कि महिलाएं ये नहीं कर सकती। लेकिन इस तरह महिलाओं को निर्णय लेने में समान रूप से योग्य माने जाने लगा, और जब इस प्रकार से उन्होंने प्रथम विश्व युद्ध में ये दिखा दिया कि वो भी सभी कार्य को कर सकती हैं, तो उनको भी निर्णय में समान रूप से भाग लेने का अधिकार प्राप्त होने लगा। लेकिन महिला मताधिकार आंदोलन के साथियों ने सभी महिलाओं के लिए वोट देने के अधिकार की मांग की, उनकी आवाज सुनी जाए। उसके लिए उन्होंने जगह जगह पर अपने आप को लोहे की जंजीरों में बांध कर प्रदर्शन किया। अब देखिए, महिलाओं को आवाज सुनी जाए और उन्हें भी सभी को वोट देने का अधिकार मिले, जिसके लिए उन्होंने क्या क्या किया कि जंजीरों में खुद को बांध कर प्रदर्शन किया। इसके साथ उनमें कई क्रांतिकारी महिलाएं जेल गई और भूख हड़ताल पर बैठी। तो देखिए आपने किस तरह से देखा, उन्होंने संघर्ष किया कि कोई भी कार्य बिना संघर्ष के नहीं मिलता, या कोई भी लाभ या कोई भी फायदा बिना संघर्ष के नहीं मिल सकता। जैसा कि हमने देखा कि महिलाओं ने भी एक तरह से अपने आप को जंजीरों में बांधा, और इसके साथ साथ भूख हड़ताल की, और इसके साथ साथ जेल में भी गई। लेकिन हमने देखा है कि हम आप जब तक संघर्ष न करें, स्ट्रगल न करेंगे, तब तक कोई चीज प्राप्त नहीं होती। इन सब चीजों के करने के बाद देखिए आपकी इन सब चीजों के करने के बाद देखिए आप किस प्रकार से इनको वोट देने का अधिकार मिला, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। अमेरिका में औरतों को वोट देने का अधिकार 1920 में प्राप्त हुआ अमेरिका में, जबकि अमेरिका आजाद कब हुआ था? 1776 में। लेकिन इसमें औरतों को वोट देने का अधिकार कब मिला? 1920 में। आपने देखा किस तरह से एक लंबा संघर्ष करने के बाद, एक लंबा अरसा गुजरने के बाद इनको भी वोट देने का अधिकार मिला। और इसके साथ साथ इंग्लैंड जबकि किसी प्रकार से किसी देश का गुलाम नहीं हुआ, फिर भी औरतों को यह अधिकार उन्होंने 1928 में दिया। वोट देने का जो अधिकार था औरतों को, उन्होंने कब दिया? 1928 में। तो ये होती है भाई पूरी संघर्ष, जो हम आप बिना संघर्ष किए किसी भी चीज की प्राप्ति नहीं कर सकते। तो चलिए अब हम इसके क्वेश्चन आंसर की बात करते हैं, जबकि ये चैप्टर आपका समाप्त हो चुका है। अब हम बात करेंगे आप सरकार शब्द से क्या समझते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, इसको आप डाउन कर लीजिए, जिसको हम मिटा दें जी। इसमें आप दो चीज लिख सकते हैं कि वोट देने का अधिकार महिलाओं को वोट देने का अधिकार भारत में आजादी के बाद और इसके साथ साथ अमेरिका में 1920 में, और इंग्लैंड में 1928 में। इसको भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। अब हम आइए क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका है, आप सरकार शब्द से क्या समझते हैं। सरकार जैसे कि हमने देखा कि वो निर्णय लेने का कार्य करती है और कानून को पालन करवाने का भी कार्य करती है। इसके साथ साथ आप एक सूची बनाइए जिसमें सरकार आपके जीवन को किस प्रकार से प्रभावित करती है। आप एक सूची बना सकते हैं या इसको छोड़ भी सकते हैं। अब सरकार को कानून के रूप में सबके लिए समान कानून बनाने की क्या जरूरत है। सरकार जो है कि कानून के रूप में सभी के लिए समान कानून बनाने की क्या जरूरत है। इसमें बताया गया है कि व्यवस्था स्थापित हो। इसके जरिए से अगर सरकार सभी के लिए समान कानून बनाएगी तो देश में क्या होगी, शांति स्थापित होगी और एक व्यवस्था कायम होगी, और लोग कानून का पालन भी करेंगे, और सरकार कानून का पालन करवाने की बात भी कर सकती है। लेकिन अगर ये इस प्रकार से कानून न बनाए जो सभी के लिए हो और सबके लिए नियम ना बनाए, तो लोग अव्यवस्था कायम कर सकते हैं। इसलिए सरकार जो है कि सभी के लिए एक समान कानून बनाती है। लोकतांत्रिक सरकार में आवश्यक लक्षण क्या है। लोकतांत्रिक सरकार जो होती है उसमें आवश्यक लक्षण क्या होता है। सबसे पहले जबकि हमने आपको दिखाया था कि वयस्क मताधिकार, सबसे बड़ा लक्षण यही है कि आप जब तक वोट देने का अधिकार नहीं रखते तब तक वो एक तरह से लोकतांत्रिक सरकार नहीं कही जा सकती। इसके साथ साथ जनता की भागीदारी हो, जो भी नियम कानून बने जिसमें जनता भी भागीदार हो। क्यों? क्योंकि वो अपने प्रतिनिधि को चुनती है, जिसके जरिए से उसके प्रतिनिधि उस पर कानून को बनाते हैं और उस पर लागू करवाते हैं। और इसके साथ ही महिलाओं का भी इसमें पूरी तरीके से भूमिका होनी चाहिए, जिसमें महिलाओं को वोट देने का अधिकार और सभी के समान अधिकार मिलने चाहिए। अब हम बात करते हैं महिला मताधिकार
आंदोलन के बारे में। जैसा कि हमने बात किया कि प्रथम विश्व युद्ध के समय में महिलाओं ने मताधिकार के आंदोलन को लेकर बहुत ही अग्रसर रूप से अपने आप को प्रदर्शित किया, जिसमें हमने देखा कि महिलाओं ने पुरुषों के वो काम किए जो इससे पहले रूढ़िबद्ध धारणाओं के द्वारा देखा गया था कि इस कार्य को महिलाएं नहीं कर सकती थी। लेकिन हमने देखा कि महिलाओं ने ऐसे कार्य को करके दिखाया, जिसमें लोगों को लगा कि महिलाओं को भी समान अधिकार मिलने चाहिए। और इसके साथ साथ हमने देखा कि अमेरिका में महिलाओं को 1920 में वोट देने का अधिकार और इंग्लैंड में महिलाओं को 1928 में वोट देने का अधिकार मिला। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसके बारे में कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और किसी प्रकार की आपको कमी महसूस हुई हो तो आप बताइए, मैं उसको दूर करने की कोशिश करूं। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में आप देखेंगे अध्याय 4, जिसका नाम रहने वाला है पंचायती राज। तो थैंक्स फ्रेंड्स, थैंक्स गाइज, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में।